बढ़ाते हैं। हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। गुरमीत जी, कैसा रहा आपके हिसाब से ये अर्निंग सीजन, और क्या एक ये जो मार्केट है ये अब यहाँ से, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पर हैं मोर और लेस, क्या इनफ एम्यूनेशन है अब इस मार्केट के पास यहाँ से आगे बढ़ने का? तो अनुज, इंक्रीमेंटली नंबर अच्छे रहे। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो लो बेस था लास्ट ईयर का। अगर आप पूरी 2,500 कंपनी के आसपास जिन्होंने फुल नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, तो सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है, लो बेस पे रही है। और पैट और एबिटा भी 14-15% ग्रो किया ब्रॉडर यूनिवर्स का। निफ्टी 200 का करीबन 8.25 8.5% रहा है। तो इंक्रीमेंटली थोड़ा सा बेटर है। मार्केट ये डबल डिजिट देखना चाहेगा, क्योंकि एक बार जब डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ आएगा तो आपका जो पेग है वो 2 के नीचे आ जाता है। तो क्योंकि अभी आप 20-21 के लेट्स से फॉरवर्ड पे हैं, और अगर आप 10-12% का अर्निंग ग्रोथ करते हैं, तो वहां से जो है आपने देखा है कि एफआई फ्लोज में, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज में बढ़ोतरी होती है। सेकंड, ये जो एलपीजी का डेवलपमेंट है, 10% जो भारत एलपीजी इंपोर्ट करेगा यूएस से, हम करीबन 65% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। ये मेरे हिसाब से बड़ा डेवलपमेंट है, शायद एक प्रीकर्सर है ट्रेड डील का। इससे पहले डिफेंस पैक्ट हुआ था, तो हम होप करेंगे कि ये कुछ दिनों में या हफ्तों में यूएस के साथ ट्रेड डील हो, क्योंकि ये एक ओवरहैंग है और ये वाला क्वार्टर बेहतर रहेगा। और कुछ पॉकेट्स में अर्निंग मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है अनुज। आई थिंक कैपिटल गुड्स में आपको और बेटर दिखेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में मॉनसून ने एग्जीक्यूशन में डिले किया। हमने एलएनटी की कमेंट्री में भी देखा, हमने बाकी ईपीसी प्लेयर्स की भी कमेंट्री में भी देखा। कोल इंडिया को भी जो रिलेटेड है सेक्टर से, माइनिंग से, उसको इम्पैक्ट पड़ा। टेलीकॉम बहुत स्ट्रांग लग रहा है विद 2 प्लेयर्स, और गवर्नमेंट अब रिकैलकुलेट कर रही है जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम ड्यूज है, उसका एक बेनिफिट शायद भारतीय और बाकी प्लेयर्स को मिल सकता है। ऑटो एंसिलरीज में बहुत अच्छे नतीजे आए, स्पेशली कुछ पॉकेट्स में, चाहे वो ल्यूमैक्स हो, ऊनो मिंडा हो, संधार टेक्नोलॉजी हो। केपीआईटी के नतीजे भी अच्छे थे, जबकि यूरोप में और उनके बड़े क्लाइंट्स में इशू रहा है, जो कि ऑटो ऑटो टेक प्ले है। और इसके अलावा बैंक्स मुझे लगता है और बेहतर करेंगे। थोड़ा सा टॉप बैंक्स लीड उठते हैं, तो आपको आपके पॉकेट चूज करने पड़ेंगे जहां हेल्दी अर्निंग ग्रोथ और बेटर दिखेगी अगले क्वार्टर में। और थोड़ा सा आप कॉन्ट्रा हो सकते हैं कि अगर ट्रेड डील होती है तो थोड़ा सा अगर आईटी लेना है या टेक्सटाइल्स लेना है, तो भी आप देख सकते हैं portfolio। ओके। जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज हरदीप पुरी ने भी अनाउंस की, वो यूएस के साथ एलपीजी की डील। अब ट्रेड डील को लेकर मार्केट आपको लग रहा है कितना अब पॉजिटिव रहेगा? और अगर सिर्फ ट्रेड डील से रिलेटेड अगर स्टॉक्स पर फोकस करना हो तो वहां पर आपका फोकस कहां पर होगा? तो अनुज, हमने देखा है कि इंडिया ने अपना जो मिक्स है एक्सपोर्ट का, उसमें काफी चेंज करने की कोशिश करी है पिछले 2 क्वार्टर में। हमने वो टेक्सटाइल में भी देखा, हमारा ईयू, यूके, न्यूजीलैंड सबके साथ एफटी हो रहा है। थोड़ा सा हम मिडिल ईस्ट के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं एंटर करने की टेरिटरीज में। तो थोड़ा सा टेक्सटाइल सेक्टर मुझे लगता है अच्छा कर सकता है। आईटी सर्विसेज मुझे लगता है कि बहुत अंडर ओनरशिप है, बहुत नेगेटिविटी है। जब एआई एडॉप्शन रिलेटेड फेज शुरू होगा, तो मुझे लगता है और ट्रेड डील होती है तो थोड़ा सा कैचअप ट्रेड आ सकता है। हमने देखा मिड कैप आईटी के जब नतीजे अच्छे आए, चाहे वो कोफोर्स था, परसिस्टेंट था, अच्छा रहना पाया। मुझे लगता है एचसीएल, लार्ज कैप में एचसीएल ने और किसी भी आईटी कंपनी ने ऐसा कुछ खास डिसअपॉइंट नहीं किया। तो वो एक पॉकेट आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और तीसरा जो इनडायरेक्ट है वो केमिकल्स है। अगेन वैल्यूएशन बहुत चीप है, ओनरशिप रिकॉर्ड लो है। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो 10-15% अगर आप अंडर ओन्ड निग्लेक्टेड सेक्टर्स में रखेंगे, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो आप अगर एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी से जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना ओके, गुरमीत नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में या फिर इस पूरे बास्केट में अभी आपको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप वैल्यूएशंस का अगर आप देखें बहुत ख्याल रखते हैं, बीइंग ए पीएमएस मैनेजर आपको वो स्पेस नज़र आता है, तभी आप एंट्री करते हैं। अब एटर्नल के नंबर्स आए, नायगा के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, डिलीवरी वन मोर स्टॉक बजिंग इन दिस स्पेस, और अब एक ग्रो की एंट्री। और आप देखिए ना, आई मीन मात्र 4 दिन के अंतराल में कहाँ से कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं इस वक्त वैल्यूएशंस के लिहाज से? तो इसमें वीरू जी, आपको वैल्यूएशंस को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि आज आज हमारे अगर 7-8 टॉप टेक कंपनीज, न्यू एज कंपनीज इंडेक्स में आती है,
तो टोटल मार्केट कैप अगर आप सारी न्यू एज कंपनीज का ऐड कर लें तो 8-9 लाख करोड़ है। उसमें से अगर आप शायद इटर्नल हटा दें तो 40-50% है, 3-3.5 लाख करोड़ है। तो मुझे लगता है इनका प्रॉफिट पूल बढ़ता जाएगा और आपको थोड़ा-सा डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा इस स्पेस में। तो हम इसको ये देखते हैं कि निफ्टी 100 में कितनी न्यू एज कंपनीज का वेटेज होगा। मुझे लगता है वो वेटेज 12, 15, 16% हो सकता है, निफ्टी 100 की बात करें। तो उस बेसिस में हमारे पोर्टफोलियो में इटर्नल है। हमने प्री आईपीओ के पहले काफ़ी ग्रो में काफ़ी निवेश किया था, क्योंकि कैपिटल मार्केट प्ले भी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकिंग आउटफिट है। मैं उनका एक नतीजे देख रहा था, हर क्वार्टर को 40-45 लाख एसआईपीज ऐड कर रहे थे। अदर देन अभी भी ब्रोकिंग 80-82% है, बट मुझे लगता है एएमसी के आने से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है उनका और मिक्स डाइवर्सिफाई हो। हमारे पोर्टफोलियो में मैं जियो फाइनेंशियल को भी उतना ही न्यू एज मानता हूँ। पेटीएम है हमारे पोर्टफोलियो में, और हम पीबी फिनटेक में निवेश है। तो थोड़े कैपिटल मार्केट प्ले रखे हैं, एक क्विक कॉमर्स रखा है, एक पेमेंट गेटवे रखा है, और ग्रो रखा है। तो ये हमारा मिक्स है न्यू एज बिजनेस का। बट हम और बिजनेसेस को भी रिव्यू कर रहे हैं, नायका को रिव्यू कर रहे हैं, लेंसकार्ट को रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं एक बास्केट बनाऊंगा 12 से 15% का, जिसमें मैं न्यू एज बिजनेसेस को रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे एरर हो सकता है। तो साइज ऑफ एरर बहुत बड़ा ना हो तो हम 2 या 3% पे उसको कैप करते हैं, बट हम 5-6 आइडियाज में इन्वेस्ट करेंगे कि अगर आप जो सही करेंगे वहां पे आप मेकअप कर लेंगे 4-5-10x करके। ओके गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। न्यू एज स्पेसेस को लेकर आपने अपनी राय रखी और कई सारे सेक्टर्स का जिक्र भी किया आपने, लेकिन एनर्जी सेक्टर का आपने जिक्र नहीं किया। उसी पर मेरा सवाल है, एनर्जी स्पेस को कैसे देख रहे हैं? आपके रिजल्ट्स कैसे लगे आपको? साथ ही क्या पोर्टफोलियो में आपने हाल फिलहाल में एनर्जी स्पेस में कुछ ऐड किया है या फिर और एक्सपोजर बढ़ाया है? नतीजे थोड़े मिक्स थे। मैं थोड़ा सा शायद जो ट्रांसमिशन स्पेस है वहां से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, और मुझे लगता है काफी बड़ा बॉटलनेक है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ट्रांसमिशन को लेकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से हम न्यू एनर्जी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम ट्रांजिशन कर रहे हैं और हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मुझे लगता है ये बॉटलनेक को एड्रेस करना जरूरी है। तो हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास कल्पतरू है, जो हमें लगता है उनका ऑर्डर बुक बहुत शानदार है और नियर टर्म विजिबिलिटी देता है। नतीजे in line है। हमारे पास रेक्टिफायर है जो कोसाई ट्रांसफार्मर और रेलवे प्ले ज्यादा है, क्योंकि बल्क ऑफ द रेवेन्यू रेलवे से आता है। और हमारे पास रिलेटेड प्लेस हैं, जैसे पॉलीकैब है और केबल्स एंड वायर्स में, और पावर इक्विपमेंट्स में थोड़े से और प्ले हैं। तो मैं स्पेस को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। एनर्जी प्रोड्यूसर्स में हम अभी उतना ओवरवेट नहीं है। हमने एक टैक्टिकल पोजीशन ली थी ओएमसीज में, क्योंकि वो एनर्जी का पार्क आते हैं, स्पेशली रिफाइनर्स में, क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड शॉर्ट है। डीजल क्रैक बढ़ रहे थे, रिफाइनिंग मार्जिन $7-8 पहुंच गया था सिंगापुर का। तो हमने चेन्नई पेट्रोलियम में एंटर किया था और थोड़ा प्रॉफिट बुक किया था। तो हम ओएमसीज को या रिफाइनर्स को टैक्टिकल प्ले देखते हैं, और पावर इक्विपमेंट प्लेस को, ट्रांसफार्मर्स को, इसको स्ट्रक्चरल प्ले देखते हैं एनर्जी। ओके। फार्मा पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है गुरमीत जी इस समय, खासतौर से जो यूएस जेनेरिक फार्मा है उनको लेकर? अनुज, अपसाइड आ सकती है अगर, वैसे फार्मा को नहीं रखा गया है टैरिफ के दायरे में, बट अगर आप ओवरऑल देखें, जैसे ग्लेनमार्क की कमेंट्री अगर आप सुन रहे हो, तो उन्होंने हर क्वार्टर बोला है हम 3 से 4 इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। आई थिंक सन फार्मा के भी नतीजे अच्छे थे, हालांकि स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ खास किया नहीं। मुझे लगता है कि जेनरिक्स में इतना सफाई हुई है कि बहुत लिमिटेड प्लेयर्स बचे हैं वहां पे, और उनका स्पेशलिटी पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है। हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट अनुज सीडीएमओ स्पेस में है, और थोड़ा बहुत हॉस्पिटल्स में है। हमारे पास लॉरस लैब्स है, डीबीज है, न्यूलैंड लैब्स है। तो ये स्पेस हमें मुझे शुरू से, पिछले यदि आपसे कई बार चर्चा हुई है, बहुत अच्छी लगती है। पर अब इनकी आप कमेंट्री सुनेंगे तो आप देखेंगे बड़ा फोकस कैपेक्स है। लॉरस अगर आप देखेंगे तो 23-24% स्टाफ ही R&D में, डीवीज उतनी कैपेसिटी ऐड कर रहा है अगले 3 साल में, चाहे पिछले 20 साल में नहीं करी है। फिर एक जीएलपी रिलेटेड प्ले भी है, जिसमें वन सोर्स है और शैली वगैरह वाले प्रोडक्ट्स है। तो हम हेल्थ केयर को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव है। जेनरिक्स में हमारे पास सन है, सीडीएमओ में मैंने आपको तीनों नाम बताए, हॉस्पिटल में हमारे पास नारायणा है, और हमारे पास ब्रांडेड जेनरिक्स में मैनकाइंड फार्मा है। तो हमारा फार्मा का वेटेज काफी डबल डिजिट है